लगातार 10वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। रेपो रेट नहीं घटी, ना लोन सस्ता और ना घटेगी ईएमआई। दिसंबर तक महंगाई दर बढ़ने का अनुमान है। जीडीपी को लेकर आरबीआई ने एक अनुमान लगाया। जून 2024 में ही ग्रोथ रेट 6.7%, जो कि जून 2025 में 7.3% तक होगा। तो लगातार ये 10वीं बार मौका है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। रेपो रेट नहीं घटी, ना लोन सस्ता ही हुआ और ना ही आपकी ईएमआई घटने वाली है। दिसंबर तक ही अगर महंगाई दर की बात करते हैं तो उसके बढ़ने का एक अनुमान है। जीडीपी को लेकर आरबीआई ने जो अनुमान लगाया है उसमें जून 2024 में ग्रोथ रेट 6.7 यानी 6.7% होगी। वहीं जून 2025 तक की बात करते हैं तो 7.3% तक होगी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब सेंसेक्स की होगी। 167 अंक की गिरावट के साथ सेंसेक्स 81,467 पर बंद हुआ है। निफ्टी भी 31 अंक गिरा है। बीएसई स्मॉल कैप में 670 अंक की तेजी रही है। तो अब जो गिरावट का दौर है वो देखने को मिल रहा है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही। सेंसेक्स 167 अंक गिरा, बीएसई स्मॉल कैप की बात करें तो 670 अंक पर रहा है। चलिए बढ़ते आगे और 75,000 के नीचे आया सोना। चांदी की अगर बात करें तो 2,122 गिरकर 88,290 प्रति किलोग्राम पहुंचा। तो ये बड़ी जानकारी, जहां सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट है। 75,000 के नीचे आया सोना। तो अगर बात चांदी की करें तो 2,122 रुपए गिरकर 88,290 पर पहुंचे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चीन के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की जानकारी है। टिक नहीं पाई तेजी। सेंसेक्स निफ्टी में भी मामूली गिरावट देखने को मिली है। इंट्राडे हाई से 850 अंक टूटा सेंसेक्स। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। तो ये बड़ी खबर जो कि चीन के इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, जहां पर शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ अगर भारत में देखें तो वहां पर तेजी देखने को मिली है शेयर बाजार में। लेकिन अगर हम चीन के लिहाज से बात करें तो वहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें इस वक्त डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और वहीं नाबार्ड के सर्वे की अगर बात करें तो 5 साल में ग्रामीण परिवारों की आय 57.5% बढ़ी है। 66% बचा रहे हैं पैसे। गांव में साहूकारों से कर्ज लेने वाले घटे हैं। 1 लाख परिवारों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण है। तो नाबार्ड का सर्वे क्या कहता है? नाबार्ड का सर्वे कहता है कि 5 साल में जो ग्रामीण परिवार हैं उनकी आय 57.5% बढ़ी है और जो 66% हैं वो पैसे बचा रहे हैं। जो गांव में साहूकार थे उनसे कर्ज लेने वाले की जो संख्या थी वो भी घटी है। मतलब पहले जो साहूकारों से पैसा लिया जाता, फिर उसका ब्याज दिया जाता था और ब्याज के कारण से लोग कई दफ़ा आर्थिक दबाव में आते थे। लोगों की जान भी चली जाया करती थी। कई बार लोगों के घर बार तक सब छिन जाया करते थे। लेकिन अब इस सब में कमी आई है। 1 लाख परिवारों की जो आर्थिक स्थिति है उसका ही विश्लेषण है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी अब क्रिकेट की। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। भारतीय टीम ने श्रीलंका को 82 रन से हराया है। 173 रन के लक्ष्य के खिलाफ 90 रन की ही बना पाई श्रीलंका। अरुंधति रेड्डी और आशा ने झटके 3-3 विकेट्स। तो ये बड़ी जानकारी है विमेंस T20 विश्व कप से जुड़ी हुई भारत की दूसरी बड़ी जीत। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और T20 सीरीज में बांग्लादेश पर भारत की शानदार जीत। भारत ने बांग्लादेश को 86 रन से हराया और भारत ने 222 रनों का लक्ष्य रखा था। बांग्लादेश की टीम 135 रन ही बना सकी। अगर अखबारों का जिक्र हम यहां करें तो टीम इंडिया ने इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ 86 रन की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त। नीतीश ने बांग्लादेश के छक्के छुड़ाए और इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में भी इसका जिक्र है। देखिए, भारतीय खिलाड़ियों ने मैच में कुल 15 छक्के जड़े और यह बांग्लादेश के खिलाफ किसी टीम के सर्वाधिक छक्के हैं। और भारत ने वेस्टइंडीज की अगर बात करें तो 12 छक्के 2012 का और 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है और पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ 200 प्लस का स्कोर टीम ने किया है। और देखिए, घर में 14वीं सीरीज जीती टीम ने। पिछले 5 साल में घर में कोई सीरीज नहीं हारने का जो 100% रिकॉर्ड भी कायम रखा इसी के साथ। और पिछली 16 सीरीज में इसकी 14वीं जीत है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 बार ये बराबर रही। और वहीं 74 रन की पारी खेली। नीतीश ने 34 गेंदों में 7 छक्के और 4 चौकों से मैच को नाबाद किया। वहीं 108 रन की साझेदारी नीतीश और रिंकू सिंह ने चौथे विकेट के लिए निभाई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली का शीश महल सील हो चुका है। लगाए गए 2 ताले, आपने लगाए आरोप।
बाहर निकाला गया आतिशी का सामान लोक निर्माण विभाग ने बंगले में सील लगा दी है। तो ये एक बड़ी खबर है। इससे पहले भी हम इस खबर का जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली की सियासत के बिंदु में इस वक्त शीश महल है जिसे सील कर दिया गया है। और क्योंकि पीडब्ल्यूडी की तरफ से कहा गया है कि चाबी पीडब्ल्यूडी के पास आई नहीं है, क्योंकि अमूमन जो तय प्रक्रिया होती है उसमें यह कि जब भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी पद पर काबिज हो, जिसे बस सरकारी आवास अलॉट हुआ हो, अगर वो उस आवास को छोड़ता है तो वो चाबी देता है पीडब्ल्यूडी को, और उसके बाद पीडब्ल्यूडी की तरफ से बाकायदा मुआयना किया जाता है। और उसके बाद ये पीडब्ल्यूडी का अधिकार है कि वो उस पूरी बिल्डिंग को या फिर वो उस प्रॉपर्टी को किसको अलॉट करना चाहे। उसके बाद लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बंगला खाली किया। उसके बाद मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को इस बंगले में शिफ्ट होना था, उनका सामान यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी की तरफ से कहा गया कि हमें चाबी यहाँ पर नहीं मिली है, हमें हैंडओवर नहीं दिया गया, और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पहले भी शीश महल को लेकर के विवाद उठे हैं और इन्वेस्टिगेशन भी इस पूरे मामले में चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब चाबी पर सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली में अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के ऊपर। दूसरी तरफ बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के आज इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन देखिए, दिल्ली इस वक्त देश की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहती है। एक तो दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव भी इसकी एक बड़ी वजह है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हम लगातार देखते हैं, हर मौके पर देखते हैं, आम आदमी पार्टी का घेराव करती बीजेपी नजर आती है। ऐसे में एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी बनी, उसके बाद में एक बार फिर से सीएम आवास को लेकर जो इस वक्त खींचतान देखने को मिल रही है, उसमें अधिकारियों की ओर से खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि ये बंगला अलॉट ही नहीं हुआ आतिशी को, और जब बंगला अलॉट ही नहीं हुआ तो उसमें अगर सामान जाएगा तो जाहिर तौर पर उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि अब उसे सील कर दिया गया, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे थे कि हमने अभी तक अलॉट नहीं किया और इसका पहले पोजीशन लिया जाता है, जब चाबी मिल जाती है उसके बाद में वहाँ पर बाकायदा कौन कौन सा सामान है उसकी एक पूरी सूची तैयार की जाती है, एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करने के बाद ही किसी और को वो बंगला अलॉट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो ही नहीं हुआ, जिस कारण से आतिशी को भी अपना सामान वहाँ से वापस निकालना पड़ा। इस मुद्दे पर भी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी मुख्यतः आपने देखा कि एलजी के ऊपर हमला करती हुई नजर आती है और एलजी के ऊपर आरोप लगाती नजर आती है। आगे बढ़ते हुए बात होगी यूपी उपचुनाव की, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है और इस सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है। करहल से तेज प्रताप यादव को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। फूलपुर से वहीं मुस्तफा सिद्दीकी का नाम है जिनको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। यूपी के उपचुनाव पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं, क्योंकि देखिए यूपी में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा डेंट बीजेपी को किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है। लेकिन हरियाणा में जो इस वक्त हुआ कांग्रेस के साथ में, जाहिर तौर पर उसको लेकर अब पॉलिटिकल पार्टीज जो खास तौर पर, जैसे अगर यूपी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी के साथ में है, तो ऐसे में अब उनको अपना माइक्रो मैकेनिज्म जिस पर काम करना होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार चुनौतियों को पार पाते हुए अगर एक बार कहीं पर कमी पेशी रहती भी है राजनीति में, तो उससे तुरंत कमबैक कैसे करना, इस पर वो लोग लग जाते हैं और इसका हमने उदाहरण कई मौक़ों पर देखा है। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी की ये पूरी कोशिश रहने वाली है कि अब जब यूपी में उपचुनाव होगा तो जो नतीजे सामने आए थे उसका जवाब इस उपचुनाव में देकर एक परसेप्शन तैयार किया जाए कि बीजेपी फिर से स्ट्रांगली कमबैक कर चुकी है, जो गलतियां हुई थी उनसे सीख चुकी है, लोगों की नाराज़गी को दूर कर चुकी है। लेकिन भाई समाजवादी पार्टी को भरोसा ये है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आने वाली है। तो यूपी उपचुनाव के लिए सपा ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। करहल और मिल्कीपुर से अभी जो टिकट हैं किस किस को मिला उसको लेकर पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अखिलेश यादव की खुद करहल जो विधानसभा सीट थी वहां से तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है। तेज प्रताप यादव अखिलेश के चचेरे भाई हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। अजीत सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने 11 साल के बाद फैसला सुनाया है। दरअसल आपको बता दें सभी 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 11 साल पहले कुंडा में सीओ जियाउल हक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि 11 साल के बाद 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2 मार्च 2013 को
पिटाई के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में काफी ज्यादा चर्चा रही थी और ऐसे में कोर्ट ने सभी पर 19,500 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि सीओ की पत्नी परवीन आजाद को दी जाएगी। आपको बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 5 अक्टूबर को 10 आरोपियों को दोषी करार दे दिया था और अब इसमें सजा सुनाई गई है। तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के कुंडा में बलीपुर गांव में 2 मार्च 2013 को प्रधान नन्हे यादव की जमीन विवाद में इनकी हत्या कर दी गई थी। प्रधान की हत्या के बाद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया था और इसके बाद रात को उनके घर में आग लगा दी गई थी। इसी बीच अब इसमें अपडेट ये मिला है कि इतने साल के बाद 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लाठी डंडों से पीट कर बाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बम की धमकी के बावजूद 3 घंटे 30 मिनट तक उड़ता रहा प्लेन और विस्तारा लंदन दिल्ली फ्लाइट में धमकी मिली और एक टिश्यू पेपर जिसमें धमकी भरा मैसेज था। और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। 5 घंटे पैसेंजर पर फंसे एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर हैं वो फंसे रहे और देखिए विस्तारा की उड़ान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और इस बीच ये जानकारी दी गई कि लंदन से करीब 290 यात्रियों को लेकर दिल्ली आ रहे विस्तारा के विमान को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरने के बाद विमान को गहनता से जांचा गया और ये जो जानकारी थी वो अफवाह निकली। सूत्रों ने बताया कि विमान में बम होने के संदेश वाला एक कागज का टुकड़ा शौचालय में मिला और इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने तुरंत सूचित किया गया और दिल्ली पुलिस ने कहा कि मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और गहन जांच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और दिल्ली हवाई अड्डा संचालन नियंत्रण केंद्र को सुबह 8:45 पर बम की धमकी मिली थी। और इसी बीच तस्वीरें आपको दिखाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि इस वक्त नवरात्र के मौके पर पूजा अर्चना करते हुए, ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे और ये तस्वीरें इस वक्त पटना से आपकी टीवी स्क्रीन पर संभवतः ये अगंकुआ मंदिर है। इस वक्त आप जो देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, इस मंदिर की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, शीतला मंदिर, और काफ़ी प्रसिद्ध है, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। और आज क्योंकि महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से की है कि वो पटना पहुंचे, मंदिर शीतला मंदिर पहुंच करके पूजा अर्चना करते हुए। ये सीधी तस्वीरें नवरात्र पर आज क्योंकि महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के प्रसिद्ध शीतला मंदिर में आकर के पूजा अर्चना करते हुए आपको इन तस्वीरों में नज़र आएंगे। और वहाँ पर क्योंकि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका भी हुजूम इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो कि माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं। ये पटना का अगमकुआं मंदिर है और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि है और हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मंदिर में जाते रहते हैं वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए। और आज का दिन तो इतना ज़्यादा खास है, आज नवरात्र का ये पावन पर्व और आज अष्टम दिन है जब माँ महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है शीतला भवानी मंदिर, जहाँ की अलग मान्यता है। और मुख्यमंत्री नीतीश हर नवरात्र के मौके पर यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद पंडालों में भी वो जाते हैं। ये हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, पटना से लाइव तस्वीरें, जहाँ पर पूजन अर्चन करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बात अब उत्तर प्रदेश की। अब छोटे शहरों में भी चालू होंगे सिनेमाघर। 100% अब अनुदान का शासनादेश जारी किया गया है। प्रोत्साहन योजना ना होने से 4 साल में 800 सिनेमाघरों में लग चुका है ताला और सोलर सिस्टम लगाने पर भी खर्च का 50% तक धनराशि देगी सरकार। तो एक बड़ी जानकारी है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। अब छोटे शहरों में भी चालू होंगे सिनेमाघर और 100% तक अनुदान राशि देने का मकसद है इसमें। और 4 साल में 800 सिनेमाघरों में लग चुके हैं ताले। प्रोत्साहन योजना ना होने से दरअसल ताला लगा है। वहीं दीपावली के मौके पर अयोध्या में 28 लाख दिए जलाए जाएंगे, 5 टन फूलों से सजेगा राम मंदिर। तो दीपावली को लेकर के तैयारियां देखने को मिली और ऐसे में राम की नगरी में एक अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। और तो प्राण प्रतिष्ठा भी वहां पर हो चुकी है, तो जाहिर है कि इस बार का नज़ारा अद्भुत होगा। पलक, आपके पास कोई जानकारी? बिल्कुल, दिवाली के एक दिन पहले सरयू के 55 घाट पर 28 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। इसके लिए 30,000 छात्र छात्राएं स्वयं सेवक के तौर पर काम करेंगे और 5 टन फूलों का इस्तेमाल किया जाएगा श्री राम जन्मभूमि को सजाने के लिए। रामलला छोटी दिवाली पर पीली और बड़ी दिवाली पर लाल वस्त्र पहनेंगे। तो तैयारियां पूरी हो गई हैं।
ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि दीपावली पर मंदिर और मंदिर परिसर में 2 लाख दीप जलाए जाएंगे और साथ ही ये भी जानकारी मिली कि राम की पैड़ी पर 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। 30 अक्टूबर को दीपदान का विश्व रिकॉर्ड भी वहां पर बनाया जाएगा। और आपको बलरामपुर की तस्वीर दिखा रहे जहां गौ सेवा केंद्र में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर हैं और इस बीच गौ सेवा केंद्र गौशाला पहुंचे हैं। और अमूमन ऐसी तस्वीर आप देखते हैं जब गोरखपुर भी पहुंचते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ तो वहां पर भी गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा करते हुए नजर आते। फिलहाल ये तस्वीर देखिए जहां बलरामपुर में यहाँ जो गायें हैं उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए किस तरह से उन्हें चारा खिलाते और दुलारते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा है आज। कलेक्टर सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। और इस बीच आपको याद होगा कि बीते दिन विकास कार्यों कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने मीटिंग भी की थी। स्लीप साइंस 18 से 64 वर्ष के 73,000 लोगों पर अध्ययन हुआ है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक सोने की उन्हें ज़रूरत है। ये एक रिपोर्ट सामने आई है। 11 मिनट अधिक सोने की ज़रूरत है। महिलाओं को जल्दी नींद भी आती है। चिंता की वजह से नींद न पूरी होने की आशंका है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नींद नहीं आती। ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई और ख़ास तौर पर इसमें स्टडी की गई। इसमें ये पाया गया कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को ज़्यादा सोना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए माँ महागौरी का आशीर्वाद लेते हुए आज नवरात्र का पावन मौका। इससे पहले उन्होंने गौ सेवा की और अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में मंदिर में हाजिरी लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष अनुष्ठान। और हर बार नवरात्र के मौके पर आप ऐसी तस्वीरें देखते हैं क्योंकि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में पूजा अर्चना विशेष अनुष्ठान गोरक्षपीठ से भी वो तस्वीरें आपको हमने दिखाई है। और अब देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से वहाँ पर वो तमाम लोगों से बच्चों से भी मुलाकात करते हुए ये आप देख सकते हैं। वहाँ पर जो बालक मौजूद हैं उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत भी की है। और सीएम का ये अंदाज़ कई मौक़ों पर आपने देखा है। अब बलरामपुर का ये उनका दौरा बेहद खास है। कई सारी मीटिंग्स, कई सारी बैठकें, परियोजनाओं की सौगात। और अब ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ गौ सेवा करते हुए, दूसरी तरफ वहाँ पर छोटे छोटे बालकों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नवरात्र का पावन मौका और ऐसे में आज अष्टम दिन है। आज माँ महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। तो मुख्यमंत्री ने सुबह की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की कि सबसे पहले उन्होंने माता का आशीर्वाद लेते हुए गौ सेवा की और अब छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात करते हुए इसके अलावा भी आज के दिन और भी कई सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, लाओस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट। आसियान भारत सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना। पीएम मोदी ने लिखा है खुद, हम एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक पूरा कर रहे हैं। एक्ट ईस्ट नीति से देश को काफी लाभ हुआ। यात्रा के दौरान विभिन्न विश्व नेताओं के साथ में बैठकें होंगी, विभिन्न द्विपक्षीय बैठकें और बातचीत भी होंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी का देखिए लाओस दौरे के लिए रवाना भी हो चुके प्रधानमंत्री मोदी। और इस बीच पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। दरअसल पीएम मोदी लाओस के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और ऐसे में जब आपने देखा है कि पीएम मोदी कभी भी ऐसे दौरे पर जाते हैं उस समय पीएम मोदी उस दौरे से जुड़ी हुई जानकारियां पोस्ट करते हैं। और ऐसे में ये तस्वीर आप देख पाएंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। 21वें आसियान भारत समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और ऐसे में 10 कुल मिलाकर देश इसमें शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर कहा कि 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओस में रवाना हो रहा हूं। ये एक विशेष वर्ष है क्योंकि इस साल हम एक्ट ईस्ट नीति के पूरे 1 दशक कंप्लीट कर रहे हैं। इसके कारण हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न विश्व के नेताओं के साथ विभिन्न द्विपक्षीय बैठकें और बातचीत भी होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। इसके पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी की यात्रा से पहले जुलाई के महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लाओस पहुंचे थे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने कई सारी बैठकें की थी। आसियान में कुल 10 सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। गोल्ड खनन को झटका, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को नहीं मिली खान। इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा ये पूरा मामला।
शुरू नहीं हो सका खनन। तो ये बड़ी जानकारी है गोल्ड खनन से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें बड़ा झटका ये है इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच चुका है ये पूरा मामला। अब वहां पर इसको लेकर सुनवाई होगी क्योंकि खनन शुरू नहीं हो सका और इसलिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को नहीं मिली खान। बढ़ते खबरों में आगे, बांग्लादेश ने 6 आयोग बनाए हैं। चुनाव से लेकर संविधान तक सब बदल दिया गया है और अंतरिम सरकार का नया फैसला आम चुनाव का इंतजार 3 महीने बढ़ा और यूनुस सरकार को 90 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे सभी आयोग और हाईकोर्ट में 23 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति भी की जाएगी।